मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का दौर जोर पकड़ने लगा है। कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर चल रही कांग्रेस ने आखिरकार मालवा के बड़े नेता प्रेमचंद गुड्डू को पार्टी में वापस ले ही लिया। गुड्डू ने बीजेपी क्यों छोड़ी, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि बीजेपी का एक और बागी कांग्रेस की कतार में है। पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल कांग्रेस के संपर्क में है। वे पिछली बार बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे। खबरें हैं कि उनकी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से फोन पर चर्चा हुई है। केएल अग्रवाल ऐलान कर चुके हैं कि यदि कांग्रेस उन्हें उपचुनाव में टिकट देती है तो वे ये सीट उसकी झोली में डाल देंगे। गुड्डू ने बीजेपी क्यों छोड़ी, अब ये भी जान लेते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि 1.5 साल जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कोई भी रात ऐसी होगी जिसमें मुझे नींद नहीं आई। आज मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा है। ये उनका कथन हास्यास्पद है, इसलिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो कहते थे कांग्रेस में घुटन हो रही। उनके पुत्र जब चुनाव लड़े तब भी कांग्रेस में घुटन हो रही थी, लेकिन अब चुनाव में सफल नहीं हुए तो फिर अवसरवाद का परिचय दे रहे, कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। तो मान के चलता हूँ कि राजनीतिक लोगों के लिए अब ये राजनीतिक पार्टियां बदलना कपड़े जैसी हो गई हैं। कांग्रेस उपचुनाव में बीजेपी के मोहरे फिट करने की रणनीति पर चल रही है। यदि केएल अग्रवाल को बीजेपी नहीं मना पाई तो इंदौर सावेर की तरह ही गुना की बमोरी सीट पर वे महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। निश्चित तौर पर एक आगे आने वाले जो 24 चुनाव हैं उसमें एससी वर्ग से आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा रहेंगे। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 2018 में कहाँ चुनाव लड़े थे ये? किससे हार क्या है? कांग्रेस से, मालवीय जी से। सुन लो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था ये कोई चुनौती ना पहले थी, ना आज, ना भविष्य में। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी में असंतोष अभी और बढ़ेगा। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू और पूर्व बीजेपी प्रत्याशी सुधीर यादव पर भी कांग्रेस डोरे डाल रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के मंसूबों को धराशायी करने में जुटी है। बागी तेवर दिखाने वाले दीपक जोशी के स्वर अब बदल गए हैं। गौरीशंकर शेजवार भी प्रभुराम चौधरी के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी पर अभी खतरा टला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में कितने गुड्डू। सबसे बड़ा असंतोष वो होता है जो दिखता नहीं है। वो असंतोष तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है, जैसा प्रेमचंद गुड्डू जी का संतोष था कि उन्होंने कहा घुटन हो रही है, फरवरी में इस्तीफा दे दिया था और अब कांग्रेस अपनी पार्टी की तरफ में रुख कर चुका हूं। लेकिन वो असंतोष जो संतोष दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है? असंतोष। उस असंतोष को समझ पाना, उसके उपाय कर पाना, वो बहुत कठिन होता है। क्योंकि ये जो असंतोष होता है, ये असंतोष रणनीतिक असंतोष होता है। क्योंकि इसमें जो असंतुष्ट होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो संतुष्ट दिखे और अपने संतोष को ही पूंजी बनाकर जिस पार्टी में वो है या जिस संगठन के साथ वो है, उसके कर्ता धर्ताओं को ये पता ही न चलने दे कि उसके मन में कहीं कोई विराग है। वो तो राग से भरा हुआ प्रतीत होता है। कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल जय 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 जय, पार्टी जीतेगी। लेकिन ऐसे असंतुष्ट ही सबसे बड़ी घात लगाते हैं। और चुनाव में जो असली खेल खेलते हैं सर, और जो असली तरीके से चुनाव पर बहुत परिणामों पर असर डालते हैं, वो असंतुष्ट वाले नहीं हैं सर। जो असंतुष्ट होते हैं लेकिन अंतिम क्षणों तक संतुष्ट प्रतीत होते हैं। तो बीजेपी में ऐसे कितने असंतुष्ट हैं जो संतुष्ट हैं, अभी पूरी तरह प्रतीत हो रहे हैं संतुष्ट, जिनका संतोष उनके चेहरे पर झलक रहा है और पार्टी भी इस इत्मीनान में है कि सब सेट कर लिया है, सब बढ़िया हो गया। जो कुछ गुस्सा था प्रेशर कुकर की 3 बार सीटी उठा के, सीटी बजा के निकाल चुके हैं संतोष। क्या ऐसा है? बीजेपी को इसके लिए खूब अय्यारी करनी पड़ेगी, खूब खुफियागिरी करनी पड़ेगी, कीमियागिरी करनी पड़ेगी और ऐसे सारे लोगों को समझना होगा, रॉ की तरह, CIA की तरह, मोसाद की तरह, कि असली ऐसे कौन लोग हैं जो हैं तो असंतुष्ट लेकिन दिख रहे हैं संतुष्ट।
चलिए आज इसी महत्वपूर्ण मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ 2 पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उमाशंकर गुप्ता जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से राठौर साहब हैं और गुप्ता जी बीजेपी से हैं। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहली शुरुआत आपसे ही करता हूं। तो जैसा मैंने भूमिका बांधने की कुछ कोशिश की कि संतुष्ट प्रतीत होने वाले असंतुष्टों की अय्यारी, ये बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए शरद जी, ये बात तो सही है कि असंतोष तो है बीजेपी में, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि बाहर से वो संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें कहीं ना कहीं असंतोष की ज्वाला भड़क रही जी। तो इस असंतोष पर पानी डालने के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी को काफ़ी प्रयास करना पड़ेंगे। और बीजेपी अपने स्तर पर कर भी रही है। जो आपने कहा कि जासूसी करना पड़ेगी कि कौन लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं और बाहर से संतुष्ट दिख रहे हैं, उनकी पूरी खोज खबर ली जाए ताकि चुनाव में किसी प्रकार की ऐसी गड़बड़ी ना हो पाए जिससे बीजेपी को किसी प्रकार की परेशानी उठाना पड़े। क्योंकि ये बड़ी कांटे की टक्कर है और ये 24 उपचुनाव जो होने वाले हैं वो निश्चित तौर पर सरकार का निर्धारण करेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए 24 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिसके पास भी इसमें से ज़्यादा संख्या में विधायक जीत के आते हैं, निश्चित तौर पर सरकार उसकी बन जाएगी। क्योंकि अभी भी बीजेपी के पास 107 करीब विधायक हैं और कांग्रेस 92 के आसपास है। जैसे कि अभी कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कह रहे थे कि 24 में से 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस दूसरे लोगों को तोड़ने में सफल हो जाएगी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये कितने स्तर पर कांग्रेस सफल हो पाती है, ये देखना अभी कठिन है। क्योंकि बीजेपी भी निश्चित तौर पे अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि वो जो एक सत्ता उसको हासिल हुई हो, वो सत्ता उसके हाथ से ना जाए। इधर कांग्रेस भी बीजेपी के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रेमचंद गुड्डू की आपने बात की कि प्रेमचंद गुड्डू वापस कांग्रेस आ गए, उनके बेटे भी कांग्रेस में वापस आ गए। सज्जन सिंह वर्मा ने उनसे हाथ मिला लिया जो उनके करीब प्रतिद्वंदी माने जाते थे। तो दोनों ही पक्षों से बहुत तगड़ी कोशिश चल रही है कि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए भी शामिल है और निश्चित तौर पर जो सत्ता जिसके हाथ में वो बनी रहे। जी 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 और वो वहीं कांग्रेस ये चाहती कि एक बार फिर से हम सत्ता को हासिल कर लें। चलिए जी, उमाशंकर जी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय या चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल, बीजेपी भी उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है कि आप बहुत उदार होकर सामने वाले दल से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन इन दरवाजे खोलने के साथ, परिवर्तन की बयार के साथ, आप बाहर से आने वाले जो आपके साथी होते हैं उनके मन को ठीक से समझना, ये भी एक बड़ी चुनौती होता है। और आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि अपने उन साथियों को जो संतुष्ट दिख रहे हैं लेकिन उनके असंतोष को ठीक तरीके से पहचानें और उसको दूर करने की कोशिश करें। और जो आपके नए साथी हैं उनके भी मन को ठीक तरह से अध्ययन कर लें। ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, चुनौती तो है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हर चुनाव में चुनौती होती है, कोई ये स्पेसिफिक चुनाव ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार कार्यकर्ता काफ़ी बड़े हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र में बराबरी के कई कार्यकर्ता होते हैं और ये डेफिनेटली सबकी महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़ाए पार्टी। लेकिन अंततोगत्वा पार्टी टिकट तो एक को ही दे पाती है। लेकिन आप देखेंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे मध्य प्रदेश में कि अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में लगता है। जहाँ कोई राजी नाराजी होती है, निश्चित ही हमारे जो लोग होते हैं उनको मनाने का काम भी करते हैं, समझाने का काम भी करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा आपने कहा कि जो लोग हमारे साथ आए हैं, निश्चित ही उनका मन भी पड़ रहे हैं, समय भी मिला है। वहाँ भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना, बातचीत ये हो रही है। और कोई एक दूसरे से अपरिचित नहीं है,
पहले एक अलग अलग दल में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो सब एक दूसरे को समझते हैं। और जहाँ जैसा आपने कहा कि पुराने हमारे जो नेता हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे 5 साल के लिए, और फिर कांग्रेस की सरकार से नाराज होकर जिस प्रकार प्रदेश का अहित हो रहा था, विकास ठप हो गया था, उनके क्षेत्र में भी वो जनता की आकांक्षा पे खरे नहीं उतर पा रहे थे, और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा था, उससे खफा होकर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। नहीं इस्तीफा देते तो वो 5 साल विधायक रहते। और इसलिए हमारे साथी भी इस बात को समझ रहे हैं, और मुझे ऐसा मानना है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत राजी नाराजी ये स्वाभाविक है, वो होगी भी, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा रहती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इन साथियों के साथ मिलकर उनके मन को समझकर और ठीक से सबको काम में लगाने की ताकत रखती है और उसके पास इच्छा शक्ति है। चलिए राठौर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी चल रही है वो काफ़ी उम्मीद पर इस पर है कि उसके साथ जो बेवफाई हुई है उस बेवफाई का सिला जनता एक सहानुभूति की लहर के साथ उसको लौटाएगी, और यही वजह है कि आप लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं उन 22 आपके पूर्व साथियों के खिलाफ जो अब बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए हैं, उनको बेवफा ठहराने के लिए कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। ये अच्छी बात है, उम्मीद का दामन थाम के रखना ही चाहिए और जनता के रुख पर भी भरोसा करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी ताकत पर भी सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए और एक अलग अंदाज में इस चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए जो किसी भी मायने में आम चुनाव से कम नहीं है। कहने को ये जरूर 24 उपचुनाव हैं, लेकिन अगर देखें कि 2 सरकारों के भविष्य का, ये 2 पार्टियों के राजनीतिक भविष्य का ये फैसला करेंगे, जिसमें एक सत्ता में है बीजेपी और एक पुरजोर कोशिश कर रही है सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस। जी क्या कहेंगे राठौर साहब? देखिए दुबे साहब जी, हम लोगों को अपनी ताकत का भी अंदाजा है और उससे ज्यादा हमें ताकत का अंदाजा है मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के ऊपर जी, जो इस पूरे तमाशे को देख रही है, जो इस सूट के संस्कृति को देख रही है, जो अनैतिक तरीके से गिराई हुई सरकार को देख रही है, जो किसान मध्य प्रदेश का है जो छला गया, जिसको कर्जा माफ होना था और इन लोगों ने नहीं होने दिया, वो इनको देख रही है। तो हमें उसके ऊपर भी भरोसा है। हम लोग जो है बातें कम करते हैं, लेकिन जो बात करते थे चाल चरित्र और चेहरे की, जो बात करते थे बड़े बड़े सिद्धांतों की, आज हमारे मित्र बहुत दिन बाद दिखाई दिए हैं चैनल के ऊपर। आज कहाँ गए वो चाल चरित्र चेहरे, कहाँ गए आपके सिद्धांत? आपने केवल सत्ता की खातिर, सत्ता में लालच की खातिर आपने जो है खरीद फरोख्त शुरू कर दी और अपनी सरकार बना दी। लोगों ने, आपने कहा कि 5 साल के लिए बनाया था, मैं आपसे ही आपका ही प्रश्न दोहरा रहा हूं कि लोगों ने 5 साल के लिए इन विधायकों को कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर चुना था। उन्होंने आपके मुख्यमंत्री जी को नकारा था, आपकी पार्टी को नकारा था, आपकी विचारधारा को नकारा था, कांग्रेस के जनादेश कांग्रेस के साथ दिया था। आपने अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त करके उनको अपने साथ शामिल किया। आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं और जवाब देने के लिए आपको आतुर हो रहे हैं। हमारे मित्र ने कहा कि सिंधिया साहब का बड़ा अपमान हो रहा था, कितने चिंतित हैं हम उनकी बेचैनी को देख रहे थे गुप्ता साहब की। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अडवाणी साहब का अपमान हो रहा था तो आपको चिंता क्यों नहीं हुई? उमा भारती जी का मध्य प्रदेश में अपमान हो रहा था तो आपको चिंता क्यों नहीं हुई? यशवंत सिन्हा जी हो, जसवंत सिंह जी हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, या हजारों लोग और भी कार्यकर्ता हैं जिनका अपमान हो रहा था, उसमें आप परेशान नहीं थे। आप सिंधिया जी के लिए परेशान हो, तो आप सिंधिया जी के लिए परेशान नहीं हो, आप परेशान हो सत्ता को कायम रखने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से 22 सीट, जो 24 सीटों के चुनाव हैं उन पर जीतने वाली है। मैं आपसे इसलिए इस आधार पर ये कह रहा हूं कि लोग आज देख रहे हैं, सवाल कांग्रेस का और बीजेपी का नहीं है, आज सवाल है लोकतंत्र का। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को लोग नकारना चाहते हैं। उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर आज इन्होंने उत्तर नहीं दिया, आज अगर ऐसे लोग जीत के आ गए तो आने वाले कल में न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सूट के संस्कृति चलेगी। फिर कोई नेता हाथ जोड़ के नहीं जाएगा, सीधा हवाई जहाज से आके खरीद के और सरकारें बदलेगा, पलटेगा और सरकारें बनाएगा। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में डाली है। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं
कि जो है राठौर ये साहब मुझे किसी सुन पा हालत रहे हैं में आप? सफल होने मैं एक वाले सवाल नहीं आपसे हैं। करना चाह और रहा हूं पता नहीं विजेंद्र सिंह कितने राठौर लोग साहब छुपे हैं। जी 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 हाँ जी सर, मेरा जी, छोटा जी। सा सवाल है कि मैं काल्पनिक सवाल अभी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए उपचुनाव के बाद बड़ी दिलचस्प स्थितियां बन जाती हैं, मान लीजिए, तो क्या आप बहुत नैतिकता और धर्म का परिचय देगी कांग्रेस उस समय और कहेगी हम बीजेपी की गलती बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, यद्यपि हम सरकार बनाने के मुहाने पर खड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन हम प्रणाम करेंगे और बीजेपी से कहेंगे 5 वर्ष पूरे करो, हम चुनाव में ही अपने को सिद्ध करेंगे, ऐसा करेंगे सर? नहीं, हम तो पूरा विश्वास हमें इस बात का है कि हम तो 24 सीटें जीतेंगे। ये काल्पनिक प्रश्न के उत्तर देने का सवाल इसलिए नहीं है कि हमें तो जीतना है, इसलिए कि जनता अब जो है लोकतंत्र को सुरक्षित रखना सर, चाहती गोलमाल है सर, लोकतंत्र गोलमाल है के थोड़ा, खत्म करने वालों थोड़ा को, सा गोलमाल लोकतंत्र है की सर। हत्या करने वालों को जी। लोग जवाब देना चाहते हैं, जी। इसलिए हम तो जीतेंगे ही, तो जी, इसलिए कोई जी। सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप दोनों को शुभकामनाएं, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोकतंत्र की शुभता और मजबूती के लिए आप दोनों का सशक्त होना, चाहे कोई पक्ष में रहे कोई विपक्ष में रहे, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर। चैतन्य भट्ट साहब, एक चिंता जो है वो ये है कि बीजेपी की ये उम्मीद है कि वो इस चुनाव में मुद्दा क्या बनाएगी, ये चिंतन उसका भी है, वो क्या कहेगी लोगों के बीच में जाके, क्या मुद्दा उठाएगी कि ये 22 लोग जो हैं, ये 22 लोग इस वजह से चुनावी रण में कूदे हैं। आपको याद होगा कि कमलनाथ जी एक बार बाय इलेक्शन जब हुआ था 95 के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान आता है, और जब पटवा जी की जीत हुई थी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से, और बीते 4 दशकों में वो पहला अवसर था और माना यह गया था कि क्षेत्र की जनता इससे क्षुब्ध थी कि एक बाय इलेक्शन उनके ऊपर थोप दिया गया था, और इस वजह से, क्योंकि शायद उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी, और वही एकमात्र कारण था कि जिसकी वजह से माना गया कि उनको इस्तीफा दिलाकर कमलनाथ जी री इलेक्शन सीख करने के लिए मैदान में उतरे थे। क्या ये इश्यूज भी आपको लगता है बीजेपी इसको लेकर सतर्क होगी? जी देखिए, बीजेपी तो निश्चित तौर पे अभी आप देखिए कि पूरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको घेरने की कोशिश कर रही है। आज ही आप देखिए कि रामेश्वर शर्मा जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उनने मांग की है कि जो तत्कालीन वन मंत्री थे उमंग सिंघार, उनने जो दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे उनकी सीबीआई की जांच की जाए। इधर आप कमलनाथ को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि छिंदवाड़ा में जो विकास कार्य हुए थे उसमें क्या घपलेबाजी हुई है उसकी जांच की जाए। तो ये तो वहीं कांग्रेस पुराने मुद्दों को निकाल रही है कि आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, जो आपने वायदे पूरे किए थे पूरे नहीं किए। तो ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं ये तो निश्चित तौर पे जनता के सामने आएंगे, लेकिन जो आप जिन इश्यूज़ की बात कर रहे हो कि हमारे ऊपर उपचुनाव थोप दिया गया है, तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उपचुनाव हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो अपना वोट डालने जाती है और जो परंपरागत वोट होता है वो उस पार्टी को ही मिलता है, चाहे उससे कोई भी खड़ा हो जाए। और जो जैसे मान लीजिए जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं वो कांग्रेस को ही जाएंगे। ये बात जरूर है कि कुछ लोग जरूर सोचते हैं कि अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया था और वो व्यक्ति अगर आज बीजेपी में है तो निश्चित तौर पे हम उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, क्योंकि परंपरागत वोट जो होता है पार्टी का वो ज़्यादा महत्व रखता है। जी उमाशंकर जी, ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है, वहाँ अभी भी आज भी ये मान्यता है कि खेती की ज़मीन बहुत मजबूरी में बेचनी चाहिए, और अगर बेचने का कोई किसान मन बनाता है तो वो कोशिश करता है कि उसके परिवार में अगर कोई ले ले वो ज़मीन तो उसको उतनी पीड़ा नहीं होगी, वो ये कहेगा कि मेरे चाचा के लड़कों के पास ही है ज़मीन, यानी अपने पुरखे पूर्वजों के पास ही है भूमि। लेकिन अगर उसको मजबूरी में किसी अपने परिवार के बाहर बेचनी पड़ती है तो उसके लिए चुनौती होती है। बीजेपी में एक बड़ा वर्ग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दबी छिपी जुबान में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो ये मानते हैं कि उनकी भी स्थिति अभी ऐसी है। अगर ये उनका हक अगर पीछे चला भी जाता है और उसकी जगह उन्हीं की पार्टी का कोई नेता टिकट पाता था तो वो कहते थे इतनी पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन आज दीपक जोशी जी हों या फिर आप बात कर लीजिए मुदित शेजवार जी की, या फिर आप बात कर लीजिए ग्वालियर सीट से जयभान सिंह पवैया जी की, ये लोग तो बहुत मजे हुए लोग हैं, पार्टी की रीति नीति में पगे लोग हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में तो ये पीड़ा है कि ये बीजेपी के बजाय बाहर से आए हुए एक परिवार के लोगों को, जो अब बीजेपी मय भले ही हैं, लेकिन ये दावेदारी उनके पास जा रही। नहीं, देखिए ये सब लोग अब बीजेपी में आ गए हैं। जिस प्रकार 1.25 साल में
कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में लूट मचाई थी। मैं आदरणीय विजय सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी पीड़ा समझ सकता हूं। वाणिज्य कर विभाग जैसा उनके पास था जो हाथ से चला गया। जिस प्रकार की लूट मची थी, ट्रांसफर उद्योग बढ़ा था और विकास के सारे काम ठप हो गए थे। इस सब से जनता जहाँ दुखी थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और ज़्यादा दुखी था। बदले की भावना से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था और इसलिए ये सत्ता जल्दी से जल्दी कांग्रेस की परिवर्तित हो, ये जनता की भी इच्छा थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी थी। और इसलिए इतने समूह में जो साथी हमारे साथ आए हैं और उस इच्छा की पूरा करने में उन्होंने सहयोग किया है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता ने इसको वेलकम किया है। जो आपने कहा है कुछ सहज बात है, जिस क्षेत्र का जो लीडर होता है मन में कहीं ना कहीं ये बात आ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने साथ आए हुए साथियों को सम्मानजनक ढंग से अपने साथ रखने में सफल होती रही है, होती रहेगी। कार्यकर्ता उनको स्वीकार करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनकी जो टीम आई है, आपने देखा होगा, उनके प्रवेश से लेकर अभी तक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उनको अपना चुका है। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई समस्या है। भारत और जो क्षेत्र जहाँ चुनाव है, एक बात शरद जी आपको ध्यान देना पड़ेगी कि ये कोई कांग्रेस के परंपरागत गढ़ नहीं है। वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, कांग्रेस जीतती रही है, तो वहाँ कोई परंपरागत कांग्रेस का ही वोट नहीं है। परिवर्तन होता रहा है फ्लोटिंग वोट से। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्लस कांग्रेस के जो साथी आए और उनके साथ जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, इनके मिलकर एक भारी अंतर से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। राठौर साहब, बहुत कम वक्त है, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी बताइए, आपने सुनी उमाशंकर जी की बात। जी सर। अभी हमारे मित्र ने कहा कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। मजेदार बात यह है कि जितना 1.5 साल में ट्रांसफर हुए, वो ट्रांसफर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 महीने में कर दिए। तो क्या इसको वो ट्रांसफर उद्योग मानते हैं? जरा मुख्यमंत्री जी से पूछ लें। अभी ये मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन पता तो कर लें कितना हिसाब आ गया, जरा जनता को भी बता दें। दूसरी बात जो है, ये पीड़ा कार्यकर्ताओं की नहीं है। आप जो कह रहे हो कार्यकर्ता, पीड़ा जो है आपके नेताओं की है, आपके सामने कह नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब आपको, आप देख रहे हैं, जब चुनाव आएगा तब वो नेता देंगे। और जो उनके दिल फटे हुए हैं ना, वो कभी मिल नहीं सकते। इसलिए आप बेफिक्र होकर रहिए, ये कोई आपकी समस्या वो होने वाली नहीं है। और जो आप बदले की भावना से काम कर रहे हो ना कि ये मुकदमा, आप खूब जांच कराओ, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप जांच कराइए, लेकिन हिम्मत है तो 16.5 साल की भी कराइए। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बकाया ये जो आप बदले की भावना से काम करेंगे, वही आपको ले डूबेगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें डर हो। हमने, जनता ने चुना, जनता का हमने काम किया और जनता ने हमें नहीं हटाया। हटाया है आपकी सूटकेस की संस्कृति ने, हटाया है आपकी लोकतंत्र को हत्या करने का काम आपने लालच उसमें किया है। कोई बहुत ईमानदारी से काम नहीं किया। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद एक बार फिर से मिलेगा और माननीय कमलनाथ जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश को जो आपने डुबोने का काम किया है, उसको रफ्तार से आगे ले जाने का काम करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। चलिए, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि है और इसका पूरा अधिकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास है। और निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल खासे अनुभवी हैं और खासे अनुभवी सेनापतियों और जिसको कहना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण सीजन लीडर्स की लीडरशिप में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। 1, 2, 3, 4, 5 तक तो गिनती समझ में आती है, लेकिन यहाँ 22 के 22 महत्वपूर्ण नेताओं को अपना दिल खोलकर उनका स्वागत किया है बीजेपी ने। और ये एक बड़ी सर्जरी भी है। सर्जरी इस मायने में है कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, उसमें 22 कांग्रेस के बड़े नेता, मैं कहूँगा, क्योंकि ये सब विधायक थे और इनमें से करीब आधा दर्जन मंत्री थे, तो इनका बीजेपी के साथ एकाकार होना ये आसान बात नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस की पूरी आशामय दृष्टि जो है इस सर्जरी की सफलता पर टिकी है कि अगर ये सर्जरी सफल होती है तब तो भज भज गोविंदम भज गोविंदम, और अगर इस सर्जरी में कठिनाइयाँ कुछ होती हैं तब तो फिर हमारे अवसर भी बल्ले बल्ले की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इसमें से क्या फलीभूत होगा ये वक्त बताएगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मोदी सरकार 2 पर संग्राम। नमस्कार।